एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहां एक आधुनिक स्टार्टअप की शुरुआत हो रही हो। मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जिसे किसी 16 साल के युवा ने शुरू किया हो, जिसके पास कोई बहुत बड़ी फंडिंग ना हो, कोई स्थापित बुनियादी ढांचा भी ना हो। बिल्कुल, और उसका आइडिया इतना नया और प्रभावशाली हो कि वो अपने समय की सबसे बड़ी सबसे ताकतवर और स्थापित एकाधिकार वाली कंपनी की जड़ें ही हिला दे। हाँ, एकदम सही। और जब इतिहास के पन्नों का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो कुछ ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी सामने आती है। 1674 से 1818 तक फैले महान मराठा साम्राज्य के रूप में। इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं ना, वो इसी मराठा साम्राज्य के उदय, उनके असाधारण प्रशासन, उनकी अचूक रणनीतियों और अंततः उनके पतन का पूरा चित्र पेश करते हैं। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम ये समझें कि कैसे एक 16 साल के युवा की बगावत ने एक ऐसे साम्राज्य का रूप ले लिया जिसने मुगलों और बाद में अंग्रेजों को भी इतनी कड़ी चुनौती दी। साथ ही हम उन नेतृत्व और रणनीति के सबकों को भी खोजेंगे जो इन दस्तावेजों में छिपे हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल तलवारों और ढालों का साधारण इतिहास नहीं है। ये कहानी है परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की, सही कहा, सीमित संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करने की और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा विजन तैयार करने की जिसने लाखों लोगों को एक ही विचार के पीछे खड़ा कर दिया। हाँ। तो जब हम इन ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण करते हैं ना, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मुगलों जैसी विशाल शक्ति के सामने मराठों का टिकना कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये साम्राज्य केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि बेजोड़ रणनीतिक बुद्धिमत्ता से खड़ा किया गया था। एकदम। और यही बात इस विषय को इतना आकर्षक भी बनाती है। कोई बिना विशाल सेना के इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चुनौती दे सकता है? ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल शुरुआत से 1630 में शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। स्रोतों से पता चलता है कि उनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले और हाँ, उनके गुरु समर्थर रामदास का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनकी उम्र और उस उम्र में लिए गए उनके फैसले। ऐसा उल्लेख मिलता है कि महज 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा कर लिया था और उसका नाम रखा प्रचंडगढ़। 16 साल की उम्र में? कोई इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सैन्य सफलता कैसे हासिल कर सकता है? 16 साल की उम्र में इस तरह का नेतृत्व दिखाना वाकई असाधारण है, लेकिन मैं कहूंगी कि इसकी असल वजह उनकी भौगोलिक समझ थी। अब देखिए, उन्होंने अपने आसपास के भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। भूगोल को हथियार? कैसे? नीति असल में काम कैसे करती थी? क्या मुगलों के पास इसका कोई जवाब नहीं था? उनकी सेना तो बहुत बड़ी थी ना। बिल्कुल, मुगलों की विशाल सेनाएं खुले मैदानों में आमने सामने लड़ने की आदी थीं। उनके पास भारी तोपखाने और लाखों सैनिक होते थे। लेकिन जब बात पहाड़ों की तंग घाटियों की आती, तो उनकी यह विशालता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती थी। अरे वाह, तो मराठा इसका फायदा उठाते थे? हाँ बिल्कुल, मराठा सैनिक हल्के हथियारों के साथ तेजी से हमला करते और मुगलों के संभलने से पहले ही जंगलों और पहाड़ों में गायब हो जाते। मुगलों की भारी भरकम सेना इन संकरे रास्तों पर ना तो मुड़ सकती थी और ना ही कोई जवाबी हमला कर सकती थी। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सेना के आकार पर निर्भर रहने के बजाय खुफिया जानकारी और मनोवैज्ञानिक हमलों का इस्तेमाल किया? ये तो एकदम असममित युद्ध नीति, जिसे एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण लगता है। क्या मुगल ऐसी नई रणनीतियों के लिए बहुत रूढ़िवादी थे? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय के कूटनीतिक युद्ध कितने गहरे होते थे। इसका एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है 1659 के प्रतापगढ़ के युद्ध का। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। बीजापुर का वो खूंखार सेनापति अफजा खान है ना, जिसने दोस्ती की संधि के बहाने धोखा देने की कोशिश की थी। बिल्कुल वही। उसने शिवाजी को तंबू में अकेले मिलने के लिए बुलाया और उन्हें वहीं मार डालने की साजिश रची। लेकिन शिवाजी का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि उन्हें इस धोखे की भनक पहले ही लग गई थी। तो वो पूरी तैयारी के साथ गए होंगे। हाँ, वो पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहन रखा था और अपने हाथ में वागनख यानी लोहे के बाघ के नाखून छिपा रखे थे। वागनख जैसे ही उसने हमला किया, एकदम
जैसे अफजल खान ने गले मिलने के बहाने उन पे खंजर से वार किया, वो लोहे के कवच से टकराकर रुक गया और फिर शिवाजी ने उसी वाघनख से पलटवार करते हुए उसका वध कर दिया। ये तो सच में किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। लेकिन क्या इस तरह की घटनाओं का मुगलों या बीजापुर सल्तनत पर कोई मानसिक असर भी पड़ता था? हाँ, बहुत गहरा असर पड़ता था। इन हमलों का असल प्रभाव शारीरिक या सैन्य नुकसान से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक था। दुश्मन को उसी के जाल में फंसाकर मारना सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त राजनीतिक संदेश था। मुगलों के अजेय होने का भ्रम टूट गया था। और शायद ऐसा ही एक मनोवैज्ञानिक हमला 1660 से 63 के बीच शाइस्ता खान पर भी हुआ था। औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान जो भारी सेना लेकर आया था और उसने पुणे के लाल महल पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल, और ये वही लाल महल था जहां शिवाजी का बचपन बीता था। तो इस स्थिति में उन्होंने अपनी उसी छापामार रणनीति का इस्तेमाल एक बहुत ही अनोखे तरीके से किया। बारात के रूप में घुसपैठ वाला किस्सा ना? हाँ, वो घटना तो रणनीतिक साहस का चरम थी। लाल महल के चप्पे चप्पे पर मुगलों का पहरा था, लेकिन शिवाजी ने अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ एक बारात का नाटक किया और रात के अंधेरे में महल में घुसपैठ कर दी। सीधा रसोई के रास्ते अंदर गए थे शायद। सही कहा, वे सीधे रसोई के रास्ते अंदर गए और शाइस्ता खान के कक्ष तक पहुंच गए। उस अचानक हुए हमले में शाइस्ता खान किसी तरह खिड़की से कूदकर भागने में सफल तो रहा, लेकिन उसने अपनी 3 उंगलियां गंवा दी। मतलब दुश्मन को उसी के घर में, उसी के सुरक्षित किले में घुसकर मारना, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती रही होगी मुगलों के लिए। बहुत बड़ी। शाइस्ता खान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जो मुगल साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। औरंगजेब इतना क्रोधित हुआ कि उसने शाइस्ता खान का तबादला सीधा बंगाल कर दिया। इसके बाद शायद 1664 में मराठों ने मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाह सूरत पर धावा बोला था ना, अपना खजाना भरने के लिए। हाँ, खजाना भरना जरूरी था। हालांकि मराठों को हमेशा जीत ही नहीं मिली। 1665 में मुगलों ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। उस समय शिवाजी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि, जिसमें उन्हें अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान था। इतनी मेहनत से जीते गए किलों को सौंप देना हार मानने जैसा नहीं था। देखिए, देखने में ये हार लग सकती है, लेकिन ये एक रणनीतिक वापसी थी। कूटनीति में कभी-कभी बड़ी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। इस संधि के बाद 1666 में उन्हें आगरा बुलाया गया, जहां औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। अरे हाँ, आगरा की वो मशहूर घटना जहां से वो मिठाई की टोकरियों में छिपकर भागे थे। बिल्कुल, वो उनकी चतुराई का बहुत बड़ा प्रमाण है। और दिलचस्प बात यह है कि वापस आकर उन्होंने ना सिर्फ अपने खोए हुए ज्यादातर किले वापस जीते, बल्कि 1672 में सलहेर के युद्ध में मुगलों को खुले मैदान में भी हरा दिया। मतलब वो सिर्फ छापामार युद्ध में ही नहीं, आमने सामने की लड़ाई में भी पारंगत हो चुके थे। एकदम सही। और युद्ध जीतना एक बात है, लेकिन एक साम्राज्य को लंबे समय तक चलाने के लिए एक ठोस व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो उन्होंने 1674 में रायगढ़ में अपने राज्याभिषेक के बाद किया। हाँ, जब उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली, तब असल में एक राष्ट्र के निर्माण की नींव रखी गई। स्रोतों में एक अष्टप्रधान व्यवस्था का बहुत जिक्र आता है। ये प्रणाली कैसे काम करती थी? अष्टप्रधान व्यवस्था यानी 8 मंत्रियों का समूह उस समय के हिसाब से एक बेहद आधुनिक कैबिनेट प्रणाली थी। सारा भार एक व्यक्ति पर डालने के बजाय जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया था। इसमें पेशवा होते थे जो प्रधानमंत्री थे, अमात्य वित्त विभाग संभालते थे। अच्छा, तो एकदम आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह। बिल्कुल वैसे ही। फिर मंत्री या वाकिया नवीस होते थे जो गृह और खुफिया विभाग देखते थे। इसके अलावा कूटनीति के लिए सुमंत, सैन्य मामलों के लिए सेनापति, शाही आदेशों के लिए सचिव और शायद धार्मिक और न्यायिक मामलों के लिए भी अलग मंत्री थे। हाँ, धार्मिक मामलों के लिए पंडित राव और न्याय व्यवस्था के लिए न्यायाधीश होते थे। और इन सब के दस्तावेजीकरण के लिए मुख्य रूप से मोडी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। मोडी लिपि, इस लिपि में ऐसा क्या खास था जिसने प्रशासन को इतना प्रभावी बना दिया? मोडी लिपि मलाठा प्रशासन की एक बहुत बड़ी तकनीकी जीत थी। ये एक ऐसी लिपि थी जिसे बिना पेन उठाए लगातार लिखा जा सकता था। तो जब रोज सैकड़ों शाही आदेश और सैन्य रिपोर्ट भेजनी होती थी, तो इसने काम को बहुत तेज कर दिया। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है?
अगर हम उनके राजस्व या टैक्स सिस्टम को देखें तो दो मुख्य करों की बात होती है, चौथ और सरदेशमुखी। हाँ, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। बताया जाता है कि चौथ बाहरी क्षेत्रों से लिया जाने वाला 25% टैक्स था, ताकि उन पर मराठा आक्रमण ना हो। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो क्या ये एक तरह का इंश्योरेंस प्रीमियम या प्रोटेक्शन मनी नहीं लगता? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो आर्थिक रूप से ये बहुत ही व्यवहारिक कदम था। एक विशाल सेना को बनाए रखने के लिए लगातार धन चाहिए होता है। अगर वे अपनी खुद की जनता पर यानी स्वराज्य पर भारी कर लगाते तो बगावत हो सकती थी। तो बाहरी राज्यों से पैसा लेना बेहतर समझा उन्होंने। बिल्कुल, इससे उन्हें एक विशाल सेना बनाए रखने में मदद मिली। हाँ, लेकिन क्या किसी और राज्य से अपनी सुरक्षा के लिए पैसे मांगना लंबे समय में टिकाऊ था? मेरा मतलब है, क्या इससे सिर्फ उनके दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ी? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। कूटनीतिक रूप से इसके भारी नुकसान हुए। पड़ोसी राज्यों के मन में गहरी नाराजगी पैदा हो गई और यही कारण था कि बाद में जब मराठों पर संकट आया तो कई राज्यों ने उनकी मदद नहीं की। और वो संकट शायद सत्ता के केंद्र के खिसकने के साथ ही शुरू हो गया था। शिवाजी द्वारा स्थापित इस शानदार प्रशासनिक ढांचे के बाद सत्ता धीरे धीरे राजा से खिसककर पेशवा के हाथों में आ गई। जी हाँ, उत्तराधिकार का एक लंबा संघर्ष चला। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी राजा बने, जिन्होंने औरंगजेब के विद्रोही बेटे अकबर को शरण दी थी। और औरंगजेब ने उन्हें बहुत क्रूरता से मरवा दिया था ना? बहुत ही क्रूरता से। फिर राजा राम आए, जिन्होंने प्रतिनिधि नाम का एक 9वां मंत्री पद भी बनाया था। उनके बाद ताराबाई का मुगलों से जबरदस्त संघर्ष हुआ, लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1707 में शाहू जी की मुगलों की कैद से वापसी हुई। और फिर खेड़ के युद्ध में ताराबाई को हराना, जिसमें बालाजी विश्वनाथ ने शाहू जी की बहुत मदद की थी। बिल्कुल, और उसी मदद के इनाम के तौर पर 1713 में बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने, जिन्हें सेना करते भी कहा गया। यहीं से पेशवाओं का उदय होता है। और उनके बाद आए बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। निजामुल मुल्क को हराया, 1737 में दिल्ली पर छापा मारा और पुर्तगालियों से बेसिन भी छीना। उनकी घुड़सवार सेना बहुत तेज होती थी। लेकिन इसी तेज विस्तार ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को भी जन्म दिया। यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मराठा परिसंघ यानी कॉन्फेडरेसी का उदय। एकदम सही। जब साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया तो उसे अलग अलग शक्ति केंद्रों में बांटना पड़ा। जैसे पुणे में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़ और नागपुर में भोंसले। ये तो किसी आधुनिक कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा लगता है। लेकिन इतने सारे अलग अलग शक्ति केंद्र बनाने से क्या आपस में ही टकराव होना तय नहीं था? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। विकेंद्रीकरण से साम्राज्य का विस्तार तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन केंद्रीय कमान कमजोर हो गई। हर सरदार के अपने अलग हित हो गए थे। और शायद यही वजह थी पानीपत के तीसरे युद्ध की उस भयानक हार की 1761 में जो हुआ था। हाँ बिल्कुल, बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहते थे, उनके समय में मराठों की अफगान सेना यानी अहमद शाह अब्दाली से जो हार हुई, वो दुनिया के सबसे घातक युद्धों में से एक थी। सदाशिवराव भाऊ मराठों का नेतृत्व कर रहे थे ना? हाँ, और सबसे बड़ी समस्या यही थी कि संकट के समय पूरा साम्राज्य एकजुट होकर एक दिशा में काम करने में संघर्ष कर रहा था। बाकी सरदारों ने समय पर पूरी तरह मदद नहीं की और रसद की आपूर्ति भी कट गई थी। और परिसंघ में आई इन्हीं दरारों ने एक नई विदेशी ताकत को भारत में अपनी जड़ें जमाने का सुनहरा मौका दे दिया, अंग्रेज। सही कहा। आंग्ल मराठा युद्ध या एंग्लो मराठा वॉर्स का दौर यहीं से शुरू होता है। प्रथम युद्ध जो 1775 से 82 तक चला, उसकी शुरुआत ही आंतरिक विद्रोह से हुई थी। हाँ, जब रघुनाथ राव को पेशवा बनना था और उन्होंने नाना फडणवीस के खिलाफ जाकर अंग्रेजों से समर्थन मांग लिया। बिल्कुल, उन्होंने सूरत और पुरंदर की संधियां की अंग्रेजों के साथ। अंततः सालबाई की संधि के साथ वो पहला युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन घर की फूट सामने आ चुकी थी। और फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच। इसमें बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि, जिसे ट्रीटी ऑफ बेसिन भी कहते हैं, वो कर ली थी। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में हुई थी। ये एक बहुत बड़ी भूल थी। आर्थर वेलेस्ली और जनरल लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया और मराठों की हार हुई। उसके बाद भोंसले के साथ देवगांव की संधि और होलकर के साथ राजघाट की संधि हुई,
जिसमें अंग्रेजों को कटक भी मिल गया था। हाँ, अंग्रेज लगातार उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे। मुझे तो हैरानी होती है कि जो साम्राज्य मुगलों और अफगानों से लड़कर भी खड़ा रहा, वो अपनी ही आंतरिक राजनीति और अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति के सामने ढह गया। बेसिन की संधि जैसी संधियों ने एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में पूरा साम्राज्य ही दांव पर लगा दिया। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अंग्रेजों ने मराठा सरदारों की आपसी फूट का बेहतरीन फायदा उठाया। ये विशुद्ध रूप से सैन्य हार कम और कूटनीतिक विफलता ज्यादा थी। मतलब जब तक वे अलग अलग संधियां कर रहे थे, अंग्रेज एक एक करके सबको हराते जा रहे थे। बिल्कुल। और अंततः तृतीय युद्ध, जिसे पिंडारी युद्ध भी कहा जाता है, उसके बाद मंदसौर की संधि हुई और 1818 में पेशवा का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया पेंशन पर। हाँ, साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। तो तोरना के छोटे से किले से शुरू होकर कानपुर की पेंशन तक के इस 140 वर्षों के सफर को समेटना सच में एक बहुत गहरा अनुभव है। सीखने वालों के लिए यह सफर बहुत कुछ कहता है। शिवाजी की गनीमी कावा से हमें एडेप्टेबिलिटी यानी परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखने को मिलता है। और अष्टप्रधान से एक बेहतरीन टीम और सिस्टम बनाने का महत्व भी समझ आता है। बिल्कुल, लेकिन साम्राज्य के पतन से ये सबसे बड़ा सबक मिलता है कि अगर आप भीतर से बटे हुए हैं तो कोई भी बाहरी ताकत आपको हरा सकती है। एकदम सही बात है। और अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद इन स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं था, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाता है। जरा सोचिए, अगर मराठा परिसंघ ने अपनी शानदार छापामार युद्ध नीति के साथ साथ यूरोपीय सैन्य तकनीक और हथियारों का आधुनिकीकरण भी किया होता और अपनी आंतरिक कलाओं को बुलाकर एकजुट रहते। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ना? क्या 19वीं सदी के भारत और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का इतिहास आज बिल्कुल अलग होता? इस वैकल्पिक इतिहास की कल्पना करना सच में रोमांचक है। बिल्कुल, इतिहास के इन्हीं सवालों में तो असली मजा है। एकदम। इस गहरे अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।